नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज इस क्लास में हम बिहार स्टेट का जो अभी एग्जाम हुआ था उसकी आंसर की आई है, तो उस पर चर्चा करेंगे कि आंसर सही है या गलत है। तो अभी मुझे जितना टाइम मिला उतने क्वेश्चन मैंने गहराई से देखे हैं और उस पर आज हम चर्चा करेंगे। बाकी प्रश्न बचे हुए हैं उन पे कल चर्चा करेंगे। तो कल तक मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि किन प्रश्नों को हम चैलेंज कर सकते हैं। तो एक अन्य जो स्टेट हुए थे पहले उनके मुकाबले बहुत ही टफ पेपर इसको हम कह सकते हैं। इतना टफ भी नहीं है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन जो पहले पेपर हुए हैं उनके मुकाबले काफी ज्यादा हार्ड है वो क्वेश्चन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका कोई सिलेबस नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि इसका कोई सिलेबस नहीं है। हम एनसीईआरटी को आधार मानकर इसके सिलेबस को चल रहे थे, तो काफी कुछ वहां से उन्होंने लिया भी है, लेकिन कुछ पर्सन हम कह सकते हैं कि जो नेट लेवल के हैं। बाकी अगर ठीक ठाक पढ़ाई की है किसी ने, थोड़े से बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए हैं, तो उनका एग्जाम है वो क्लियर हो सकता है। बाकी विश्लेषण है वो मैं कल के पार्ट में करूंगा, क्योंकि अभी पूरा टाइम मुझे मिला नहीं कि मैं सब प्रश्नों को गहराई से देख सकूं। तो जितने मैंने देखे उतने आज मैं करवा रहा हूं। तो प्रश्न नंबर 1 है कि 1953 में किसने भारतीय साधुओं का अध्ययन किया। पुस्तक थी इंडियन साधुज 1953 के अंदर। तो सभी को पता ही है कि ये पुस्तक है वो किनकी है, जीएस घुरिये की है। गोविंद सदाशिव घुरिये ने ये पुस्तक है वो लिखी है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसने समाज में संघर्ष के सकारात्मक प्रकारों पर जोर दिया है। कि संघर्ष है वो केवल नकारात्मक नहीं होता है, उसके कुछ सकारात्मक प्रभाव भी होते हैं, जिसको इन्होंने हम कहा है इन्होंने कि ये समाज के लिए एक सेफ्टी वॉल्व का कार्य है वो करता है। जिस प्रकार से प्रेशर कुकर में ये सेफ्टी वॉल्व होता है और जब प्रेशर बढ़ता है तो वो प्रेशर को रिलीज कर देता है, तो इसी प्रकार से जब इस प्रकार के कन्फ्लिक्ट होता है, मुख्य रूप से जब भारत और पाकिस्तान के बीच में किसी बात को लेकर अगर झगड़ा हो जाता है या युद्ध की स्थिति बनती है, तो लोग है वो एक प्रकार से भारत के लोगों के लिए वो एकजुटता का कार्य करता है। तो ये किसने कहा है, ये लुइस ए कोजर। ये किन्होंने कहा है, लुइस ए कोजर ने दिया है। इसका क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि इसके अलावा 50% ऐसे भी हैं जो समाजशास्त्र से संबंधित नहीं है बल्कि कॉमन या टीचिंग से संबंधित है, तो वो भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल है वो अदा करते हैं। आवाज गूंज रही है तो एक बार रिज्वाइन कर लीजिए। प्रश्न नंबर 3, समाज विज्ञान में व्यक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किसने प्रारंभ किया। तो व्यक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रारंभ है, बिल्कुल ये क्लास बाद में भी आप देख सकेंगे। तो तीसरे का क्या हो जाएगा, सीएच कुल्ले ने नहीं किया है, माइल दुर्खिम ने नहीं किया है, हेराल्ड लेजवेल ने नहीं किया है, किसने किया है, फ्रेडरिक लीपले ने किया है। तो सी इसका राइट है। तो ये जैसे क्वेश्चन है तो ऐसा नहीं है कि हम कर नहीं सकते, हाँ बीच में कुछ आएंगे, लेकिन ऐसा ज्यादा नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते। अभी हमने जैसे कि ये प्रश्न नंबर 4 है, पेरियार का आंदोलन। तो पेरियार है वो तमिलनाडु में, तमिलनाडु यानी चेन्नई, चेन्नई यानी मद्रास। तो चेन्नई का पुराना नाम क्या है, मद्रास है। तो पेरियार ने कहां पे किया है, मद्रास ने किया है। ज्योतिबा फुले कहां से थे, ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र से थे। तो ए का 2 हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा, तो ए कट हो गया, डी कट हो गया।
लास्ट में मैंने क्या बताया था, पेरियार है वो मद्रास से है, तो ये सी बी कट हो गया। तो राइट आंसर क्या बचा है अपने पास में, बी बचा है। गुरु रामचंद्र राव और भाग्य रेड्डी वर्मा है वो आंध्र प्रदेश से हो जाएंगे। रेड्डी आंध्र प्रदेश की प्रबल जाति है, इसके हिसाब से भी हम कर सकते हैं। 60 चाहिए तो 40 क्वेश्चन है वो हो जाएंगे उनके, 40% अगर सही है तो। आगे है, पार्सन्स की जो पुस्तकें हैं उनका सही काल अनुक्रमांक अपने को बताना है। तो देखो सोशल सिस्टम है, ये पुस्तक 1951 में आई थी। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, ये पुस्तक है वो 1937 में आई थी, जो इनमें से पहली पुस्तक है। तो बी है वो सबसे पहले आएगा, तो ए कट हो गया, बी कट हो गया। अब अपने पास दो ऑप्शन बचते हैं। उसके बाद में ये सोशल सिस्टम आई थी 1951 में, तो यानी पहले बी आएगा, बी के बाद में ए आएगा, तो अपना सी भी कट हो गया। अब क्या बचता है, डी। केवल हमने दो ही बुक के नाम देखे हैं, आगे हम नहीं गए हैं। फिर उसके बाद में सोशल स्ट्रक्चर एंड पर्सनैलिटी, एंड फिर सबसे लास्ट में द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज। तो ये 1937, द सोशल सिस्टम 1951, सोशल स्ट्रक्चर एंड पर्सनैलिटी ये 1964, और द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज। तो जो लोग ये पेपर नहीं दिया था लेकिन आगे तैयारी के लिए देख रहे हैं, तो प्लीज आप इनको सही तरीके से देख लीजिए कि कब इसका प्रकाशन हुआ था। तो हो सकता है इसको और तरीके से भी पूछ लिया जाए। अभी तो एक ही थिंकर की पुस्तकों पे चर्चा चल रही है, हो सकता है इन फ्यूचर ऐसे प्रश्न आएंगे कि अलग अलग थिंकर की अलग अलग पुस्तकें होगी और पूछा जाएगा कि इनका सही क्रम बताइए। छह नंबर है, औद्योगिकरण कुछ एक स्थानों पर जबरदस्त समानता लाता है। औद्योगिकरण से एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे क्या होता है, समानता आती है, जातिगत भेदभाव कम होते हैं, जातिगत बंधन कम होते हैं, लव मैरिज वगैरह बढ़ती है। तो इस प्रकार से समानता इससे आती है, क्योंकि सब लोग एक ही जगह बैठकर खाना खाते हैं, एक ही स्थान पर रहकर साथ साथ कार्य करते हैं। बिल्कुल ये रिकॉर्ड क्लास है, रहेगा, अभी लाइव है, ये आप इसको बाद में भी देख सकते हैं। भेदभाव के पुराने स्वरूपों को नेक कारखानों और कार्यस्थलों में अभी भी देखा जा सकता है। तो अब औद्योगिकरण से समानता आ रही है, लेकिन पूर्ण समानता नहीं आई है। अभी भी कुछ पुराने जो जातिगत समीकरण है वो देखे जा सकते हैं, विशेष तौर से जब यूनियन वगैरह बनती है। तो भारत में श्रमिक आंदोलन इसलिए सफल नहीं हो पाया क्योंकि वो जातियों में बंटे हुए थे। तो दोनों कथन सही है, लेकिन एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं करते हैं एक दूसरे की, क्योंकि एक तो कह रहा है कि समानता बढ़ रही है, एक कह रहा है कि भेदभाव अभी भी जारी है। तो राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। आगे है 7 नंबर, निम्नलिखित में से किस उपागम में श्रम के लिंग आधारित विभाजन को स्वाभाविक माना जाता है। तो ये हम कह सकते हैं कि नेट के लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि सामान्य तौर पे बिहार स्टेट में उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार के बीच में कोई क्वेश्चन है वो आएंगे। तो अभी हमने 6 किए, तो अगर आपने क्लासें देखी होगी तो मेरी 6 आप कर पाओगे, तो आसानी से 70-80% तक तो आप कर ही पाते हैं। तो बिल्कुल राइट, ए विकास में महिलाएं, तो ये होता है विमेन इन डेवलपमेंट, विमेन एंड डेवलपमेंट। तो ये इस प्रकार से हम इसको करते हैं, विमेन इन डेवलपमेंट, विमेन एंड डेवलपमेंट, और जेंडर एंड डेवलपमेंट। तो इस प्रकार से इनको हम दर्शाते हैं। तो ये जो विकास में महिलाएं है, ये 1970 में जब महिलावादी आंदोलन की दूसरी लहर आई थी, तो उसमें महिला और पुरुष के अंदर जो विभाजन था उसको स्वाभाविक माना गया था, उस विभाजन को कोई चुनौती नहीं दी गई थी।
अब कंसेप्ट चल रहा है कि विकास और महिलाएं। आगे है 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी लेवी स्ट्रॉस की पुस्तक नहीं है? तो लेवी स्ट्रॉस की बहुत सारी पुस्तकें हैं, जिनमें से हमने सबसे ज्यादा यही पढ़ते हैं, द स्ट्रक्चर एंथ्रोपोलॉजी। हो सकता है आपने और पुस्तकें नहीं पढ़ी हो, लेकिन एक पुस्तक आपने जरूर पढ़ी है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। ये कई बार मैंने परीक्षा में बताया है कि ये पुस्तक बार बार परीक्षा में पूछी जाती है कि इसके थिंकर कौन है, सॉरी इसके ऑथर कौन है, ये पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी ब्राउन की पुस्तक है। किनकी है ये पुस्तक? है वो रेडक्लिफ ब्राउन की है, लेवी स्ट्रॉस की नहीं है। तो डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा अपने को, जब हम सैंपलिंग को पढ़ते हैं, थोड़ा सा एडवांस जाना पड़ता है, क्योंकि जब हम सैंपल को पढ़ते हैं तो हमें सभी टेक्निक्स को पढ़ना पड़ता है। तो जब मैं रिसर्च को करवा रहा था तो मैंने कहा था कि एनसीईआरटी का सिलेबस में टॉपिक्स जो आ रहे हैं उनको डिटेल से पढ़ेंगे तो आप वो चीज कर पाएंगे। तो किसी ने, जैसे एक हमारे लेसन है कक्षा 11 में भी है, कक्षा 12 में भी है रिसर्च का, तो रिसर्च को हमें और गहराई से पढ़ना पड़ता है। तो अब ये पूछ रहा है कि गैर प्रायचिकता यानी जो, या नॉन प्रोबेबिलिटी निर्देशन है। प्रायचिकता का मतलब है कि देव निर्देशन, रैंडम सैंपलिंग। तो रैंडम सैंपलिंग की हम बात करें तो ये 1 नंबर तो रैंडम सैंपलिंग है ही है। अब ये पूछ रहे हैं कि हमें उनके बारे में बताना है जो रैंडम सैंपलिंग नहीं है, यानी गैर प्रायचिकता, नॉन प्रोबेबिलिटी। अब इनमें क्या होता है, सबके रैंडम सैंपलिंग में सबके चुने जाने की समान संभावना है वो रहती है। हमें वो उन चीजों के बारे में बताना जो रैंडम सैंपलिंग नहीं है। अब मान के चलिए कि ये तो है वो रैंडम सैंपलिंग है ही है, यानी ए रैंडम सैंपलिंग है, तो जिन जिन में ऑप्शन में ए आ रहा है, अभी भी आप आंसर बी बता रहे हो। क्यों बता रहे हो बी? मैं कह रहा हूं कि ये पूछा गया है कि गैर प्रायचिकता यानी नॉन रैंडम सैंपलिंग के बारे में पूछा गया है, और ए ऑप्शन में क्या आ रहा है कि ये रैंडम सैंपलिंग है। तो इसके अलावा, ए के अलावा जो भी ऑप्शन में होगा वो हम कर सकते हैं। तो बी सी डी तीनों में ए आ रहा है, तो ये आंसर सही नहीं होगा, क्योंकि ये रैंडम सैंपलिंग, और हमें प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? नॉन रैंडम सैंपलिंग के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कोटा निर्देशन में कोटा निर्धारित कर दिया जाता है। स्नोबॉल निर्देशन होता है, उसमें भी कोई रैंडम सैंपलिंग है वो नहीं होती है। उसके अंदर हम किसी एक व्यक्ति को जानते हैं, जैसे कि हमें जो ड्रग्स के आदी हैं उनका अध्ययन करना है। अब कौन ये थोड़ी बताएगा कि मैं ड्रग्स लेता हूँ? अगर ऐसा बिहार में पता चल गया तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी, दारू पीता हुआ मिल जाएगा। तो अब बिहार के अंदर अगर जो शराब का सेवन करते हैं उनका अगर अध्ययन करना है तो हम क्या करेंगे? हम एक व्यक्ति को जानते हैं, उससे पूछते हैं भी तेरे साथ और कौन कौन बैठता है, तो वो 2 लोगों के नाम बताएगा, ये फिर 2 लोगों के नाम बताएगा, फिर ये 2 लोगों के नाम बताएगा। इस प्रकार से लोगों के बारे में, इसको बोलते हैं स्नोबॉल सैंपलिंग। तो ये रैंडम सैंपलिंग नहीं है। तो ए और डी, बी और डी ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। आगे है, कौन सी 2 गैसें वैश्विक तापमान वृद्धि में ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए हमें एक का तो पता ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट के अंदर बहुत कम है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा अगर योगदान है तो हम इसका रहता है। दूसरा जो योगदान रहता है वो मिथेल का रहता है। दूसरा किनका रहता है? मिथेल का
रहता है मीथेन। तो बी और सी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो मुख्य रूप से ओजोन परत के क्षरण के लिए है। नाइट्रस ऑक्साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन तो बहुत ज्यादा है। अगर नाइट्रोजन से ही अगर होता तो फिर तो हम बच ही नहीं पाते। 11 नंबर है, किसी भी प्रौद्योगिकी प्रणाली में यानी टेक्नोलॉजी सिस्टम में के पृष्ठ में कोई न कोई संस्थागत व्यवस्था निहित रहती है। यानी भी कोई भी टेक्नोलॉजी सिस्टम है उसमें कोई ना कोई संस्थागत व्यवस्था निहित रहती है। एक इंस्टीट्यूशनल बॉडी उसमें होती है, यह सिस्टम रहता है। प्रौद्योगिकी उन्नति की द्रुतगामी और प्रकृति अंत संस्थानिक व्यवस्था पर उतनी ही निर्भर रहती है जितनी कि स्वयं पूर्व प्रौद्योगिकी अवस्था पर। तो यहाँ पे संस्थागतों की बात की जा रही है, तो ए और बी दोनों कथन है वो सही है। आगे है, एस घुरिये ने जाति व्यवस्था की निम्नलिखित में से किस विशेषता पे जोर नहीं दिया? किस व्यवस्था पर जोर नहीं दिया? तो जीएस घुरिये ने जाति की 6 विशेषताओं की बात की थी। कितनी विशेषताओं की बात की थी? 6 विशेषताओं की बात की थी। उन्होंने कहा था कि यह समाज का खंडात्मक विभाजन है। नंबर 1 क्या बताया था? कि यह समाज का खंडात्मक विभाजन है। बी क्या बताया था? कि इनके बीच में संस्तरण है वो पाया जाता है। तो खंडात्मक विभाजन है, उत्क्रम यानी इनके बीच में संस्तरण पाया जाता है। ये पहली और दूसरी विशेषता थी। तो जिसमें ए और बी होगा, ए और बी होगा, वो सही नहीं होंगे। ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, इसमें ए है। तो ऑप्शन क्या बचता है? सी और डी। इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, उल्टे तरीके से भी देख सकते हैं। जाति व्यवस्था ना तो खुली व्यवस्था है, ना ही अर्जित परिस्थिति वाली व्यवस्था है। आगे है 13 नंबर, धार्मिक विश्वास परिपत्र एवं ईश्वरीय प्रकृति से संबंधित होने के साथ साथ ईश्वरीय सत्ता में निहित वस्तुओं तथा शक्तियों से संबंधित अवधारणाएं हैं। तो धार्मिक विश्वास है वो ईश्वर से ही संबंधित है, धर्म से ही संबंधित है। धर्म यानी अलौकिक शक्ति में विश्वास, ईश्वरीय शक्ति में विश्वास। धार्मिक कर्मकांड, तो जब ईश्वरीय या ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए या कोई पूजा प्रार्थना करने के लिए जो कार्य किए जाते हैं उनको हम धार्मिक कर्मकांड कहते हैं। तो धार्मिक कर्मकांड धर्म से संबंधित कुछ ऐसे करते होते हैं, जैसे कि पूजा प्रार्थना का तरीका है या कोई होम वगैरह यज्ञ वगैरह किया जाता है, तो वो सब इसमें आते हैं। तो धार्मिक कर्मकांड सही एवं गलत क्या है इसका नहीं है, साथ साथ क्या अस्तित्व में रहना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ऐसी कुछ अवधारणा नहीं है। धार्मिक कर्मकांड धर्म से संबंधित क्रियाएं हैं जिसमें हम ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। तो ए सही है कथन, लेकिन जो बी कथन है वो गलत है। तो क्या हो जाएगा? ए सही है, 2 है वो गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धार्मिक कर्मकांड सही और गलत जैसी चीजों से नहीं, बल्कि ये धार्मिक आचरण से जुड़े हुए हैं। आगे है, वह परिवार जो किसी समूह में एक दूसरे के पतियों के साथ कई बहनों, पुत्रों, सहोदरताओं के अंतः विवाह पर आधारित होता है। किसी समूह के एक दूसरे के पतियों के साथ, यानी 2 ग्रुप होंगे। इसे हम इतिहास में जो वर्गीकरण करते हैं 5 प्रकार के, तो उसमें रखते हैं। इसे समूह विवाह के तौर पर हम जानते हैं, और इंग्लिश के लिए इस शब्दावली का यूज किया जाता है पुलालुआन विवाह, डी। तो जिसमें एक समूह एक दूसरे के पति, यानी इसके जो पुरुष हैं, इस परिवार की जो स्त्रियां हैं, तो ये स्त्रियां इनकी पत्नियां मानी जाती है, और इसके जो इस ग्रुप की स्त्रियां हैं वो इसमें ये होता है। आगे है,
ये अब की बार थोड़े से क्वेश्चन ज्यादा आए हैं इस प्रकार के जो अप्रोच को दर्शाते हैं, और इनके लिए गहरी अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत जरूरी है, इनको रटाया नहीं जा सकता, ये कोई फैक्ट नहीं है, ये अंडरस्टैंड बेस पर होते हैं। 15 नंबर है कि भारतीय राष्ट्रवादियों ने अनुमान लगाया कि तीव्र और वृहद औद्योगिकरण के द्वारा आर्थिक स्थिति में आवश्यक सुधार किए जा सकते हैं, जिससे विकास और सामाजिक न्याय हो पाएगा। तो ये औद्योगिकरण में समानता की बात है वो की गई थी, इससे आर्थिक विकास भी होगा। आधुनिक विचारों के द्वारा लोगों को अनुभव किया कि गरीबी को दूर किया जा सकता है, यानी विकास होगा तो गरीबी को भी दूर किया जा सकता है, विकास होगा तो गरीबी को भी दूर किया जा सकता है। अब दोनों कथन सही है, लेकिन क्या एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं? अब इसमें दो कंसेप्ट हो गए, आधुनिक विचार और औद्योगिकरण, यानी औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण। पहला कथन है वो औद्योगिकरण से संबंधित है, दूसरा है वो आधुनिकीकरण से संबंधित है। तो अब इसमें दोनों कथन को हम सही मान सकते हैं और एक दूसरे की सही व्याख्या मान सकते हैं, क्योंकि औद्योगिकरण से ही आधुनिकीकरण है वो आ रहा है, दोनों ही विकास की बात कर रहे हैं, दोनों ही गरीबी की दूर है वो बात कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि आर्थिक स्थिति में आवश्यक सुधार होंगे, तो इसमें ए की ज्यादा संभावना है। अगर किसी ने बी किया है तो वो इसको चैलेंज कर सकता है कि आप दोनों में अलग अलग बात कर रहे हैं, एक में औद्योगिकरण की बात कर रहे हैं और एक आधुनिकीकरण की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे जो आंसर होगा वो ए होगा, इसमें शायद ही बी को सही माने, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नहीं माने बिल्कुल भी। तो एक हो सकता है कि 1-2% संभावना हो कि इसको डिलीट कर दिया जाए। आगे है एम एन श्रीनिवास के कार्यों से संबंधित है। एम एन श्रीनिवास के कार्यों से क्या संबंधित है? तो इन्होंने जाति की प्रकार्यात्मक एकता की बात है वो की। एम एन श्रीनिवास ने जाति की प्रकार्यात्मक एकता की बात है वो की है। इसके अलावा क्षेत्रीय दृष्टिकोण भी इनका रहा है। और जाति का सांख्यिकीय दृष्टिकोण, तो सांख्यिकीय दृष्टिकोण इन्होंने प्रस्तुत है वो नहीं किया। क्षेत्रीय दृष्टिकोण इन्होंने जो क्षेत्र विशेष का अध्ययन किया, और तो इसको हम बी और सी को सही मान सकते हैं, ए और बी तो नहीं होगा, केवल ए या ए केवल बी नहीं होगा। ये संरचनात्मक प्रकार्यात्मकता की बात है वो करते हैं। इसमें थोड़ा सा मुझे और टाइम चाहिएगा, कल मैं इसको दोबारा करवाऊंगा कि किस प्रकार से इसको इन्होंने लिया है, क्योंकि एम एन श्रीनिवास ने रामपुरा गांव के अंदर क्षेत्रीय कार्य करते हुए ये अध्ययन है वो किया है। और ये संरचनात्मक प्रकार्य तक की बात करते तो मुझे बी और सी है वो सही लग रहा है, फिर भी हम इसको आगे देखेंगे। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक बदलाव का अग्रदूत नहीं? तो सांस्कृतिक बदलाव का अग्रदूत नहीं है, यानी ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं होता है? अन्य संस्कृतियों के संपर्क में आएंगे तो सांस्कृतिक परिवर्तन होगा। ये कह रहा है कि सांस्कृतिक बदलाव यानी परिवर्तन, तो अन्य संस्कृतियों के संपर्क में आएंगे तो कुछ नई चीजें सीखेंगे और संस्कृति में बदलाव आएगा। भारतीय संस्कृति ऐसी नहीं थी, भारतीय संस्कृति में हम अभी जींस पहनते हैं, बहुत सारे हमारे समोसा कचौरी वगैरह खाते हैं, या अभी पिज्जे का प्रचलन पड़ा है, तो ये अन्य संस्कृतियों के संपर्क में आने से हुआ है। हमारी संस्कृति बदल गई है, हमारा पहनावा बदल गया है, हमारी लैंग्वेज बदल रही है। क्रांति से तो आमूलचूल परिवर्तन आता है,
सांस्कृतिक लक्षण का प्रसार होता है, यानी एक संस्कृति के तत्व जब दूसरी संस्कृति में दूर चले जाते हैं तब भी कुछ ना कुछ सांस्कृतिक परिवर्तन आएगा। अब है सांस्कृतिक अनुकूलन, यानी हम अपनी ही संस्कृति के प्रति अनुकूलन होंगे, अपनी ही संस्कृति को सीखेंगे, तब सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि हम पहले से जो हमारी संस्कृति है उसी को हम सीखेंगे। आगे है अनुवांशिक रूप से जीएम यानी परिवर्धित फसलों के लाभ क्या है। तो जीएम फसलें हैं जो जेनेटिक मॉडिफाइड फुल फॉर्म है इसकी, तो इसमें अभी बीटी कॉटन है, जीएम बैंगन की बीच में एक बार चली थी चर्चा, बाद में उसको प्रोडक्शन है वो रोक दिया गया था। तो ये जीएम फसलों से अधिक उपज ली जाती है। सीमांत भूमि पर यानी लवणीय भूमि पर भी अलग अलग जीन छोड़े जाते हैं जो उस भूमि के अनुकूल हो जाते हैं। पोषक तत्वों की वृद्धि की जा सकती है। अभी चावल पे चल रहा है, राइस पे, जिसमें एक विशेष तौर से आयरन की कमी होती है, तो आयरन के जीन्स डाल होते हैं जिससे कि उसे पूर्ति की जा सके। तो गरीब किसान प्रौद्योगिकी मामलों में पिछड़ सकते हैं क्योंकि वे इसको वहन नहीं कर सकते। अब इसमें क्या पूछा है, प्रश्न में क्या पूछा है कि लाभ क्या है। अब ये महंगी होगी, इसका बीज है वो महंगा मिलता है, तो गरीब किसान पिछड़ सकते हैं, तो ये लाभ है या नुकसान है, ये लाभ है या नुकसान है। विपोषण तत्व में वृद्धि हो गई, लवणीय खेती पे भूमि हो गई, अधिक उपज हो गई, तो ये क्या है, लाभ है। लेकिन गरीब किसान इसको नहीं अपना सकते, तो ये क्या है, नुकसान है। तो ए बी सी ये इसके लाभ हैं, डी इसका नुकसान है। ये पीड़कनाशी होती है, तो ये भी इसको हम कह सकते हैं। तो डी को छोड़कर बाकी सभी सही है, तो क्या आ जाएगा, सी इसका राइट आंसर होगा। आगे है निम्नलिखित प्रकार्यवादियों को उनके द्वारा किए गए योगदान के काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो हमने पढ़ा ही है कि सबसे पहले इनमें से कौन थे, इमाइल दुर्खिम थे, तो सी, बस बात खत्म, आगे कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आगे आप देख लीजिए। उसके बाद क्या आएगा, मेलोवंस्की आएगा, फिर रेडक्लिफ ब्राउन आएगा। तो आप इन दोनों में हो सकता है किसी और परीक्षा में पूछ लिया जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि मेलोवंस्की ने पहले वर्क स्टार्ट किया था, रेडक्लिफ ब्राउन ने बाद में किया था। इनमें तो कोई शक नहीं है, पार्सन्स के समय ये चरम पे था, और बाद में पार्सन्स के बाद में मर्टन आए थे, जो कि इनका जन्म ही इमाइल दुर्खिम की मृत्यु के लगभग आसपास हुआ था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1990 1890 के दशक में इन्होंने काम किया था। मेलोवंस्की ने 1910 में, रेडक्लिफ ब्राउन ने 1930 के अंदर, पार्सन्स ने 1950 और मर्टन ने 1960 के दशक में वर्क स्टार्ट है वो किया था। अभी जितने मैंने करवाए हैं 19 क्वेश्चन, तो उनमें ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते। 4-5 क्वेश्चन अगर गलत भी हो जाएं तो 14-15 क्वेश्चन हमारे सही जा सकते हैं, अगर आपने क्लास को अच्छे तरीके से देखा है, क्लासेज को। आगे निम्नलिखित में से कौन सी नौकरी के महत्व को निर्धारित करता है, ये थोड़ा सा इसमें वहां पे सोचना पड़ेगा। नौकरी के महत्व को निर्धारित करता है, तो अब ये थोड़ा सा कहूँगा कि इसमें हमने समाजशास्त्र के अंदर पढ़ाई नहीं है कुछ ऐसा। हो सकता है ये शैक्षणिक योग्यता वाले से या कुछ ऐसा हो, तो फिर भी हम इसको कैसे करेंगे कि नौकरी के लिए आवश्यक प्रशिक्षण, आवश्यक कौशल, शैक्षणिक योग्यता, फिर शैक्षणिक योग्यता।
तो नौकरी के महत्व को निर्धारित करता है आवश्यक शैक्षणिक योग्यता की डिग्री। तो इसमें अब क्या है कि मेन जो चीज आ रही है वो प्रशिक्षण, शैक्षणिक योग्यता ये लगभग तीनों ऑप्शन एक जैसे हैं। अब कौशल यहाँ पे जो स्किल है उसको हम कर सकते हैं। इसको मैं कुछ ऐसा नहीं कहूंगा कि अलग ही प्रकार का क्वेश्चन ये आया है। तो कौशल की डिग्री यानी स्किल, जिसके पास जितनी ज्यादा स्किल होगी, डिग्री होगी, तो नौकरी के महत्व में हो सकता है। जिसके पास अभी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां आ रही है तो वो किन को रखती है, जो आईआईटी किए होते हैं उनको रखती है। तो मेरे हिसाब से बी आंसर इसका दिया गया है और सही होना चाहिए। बाकी ऐसा समाजशास्त्र में पहला क्वेश्चन मैंने देखा है जो इस प्रकार से पूछा गया है। आगे, कौन सा रोग पेयजल में आर्सेनिक की अधिक मात्रा की मौजूदगी के कारण होता है? तो कौन सा है? ब्लैक फुट रोग। कौन सा है? ब्लैक फुट रोग। 22 नंबर है, ऐतिहासिक समाजशास्त्रीय पद्धति संबंधित है। ऐतिहासिक समाजशास्त्रीय पद्धति, तो हम समाजशास्त्र में कई पद्धतियों का प्रयोग करते हैं, उनमें ऐतिहासिक समाजशास्त्र की पद्धति है। तो इतिहास में हम ऐतिहासिक काल से, प्राचीन समय से लेकर चीजों का अध्ययन करते हैं। तो सामाजिक संस्थाओं के उद्भव का अध्ययन करेंगे तो वो हमें क्या करना पड़ेगा? उसके इतिहास का अध्ययन करना पड़ेगा। समग्र मानवीय इतिहास काल से, समग्र मानवीय इतिहास यानी स्टार्टिंग से लेकर अब तक। तीसरा, किसी विशेष संस्था के संपूर्ण विकास, यानी कोई संस्था है उसका संपूर्ण विकास कब हुआ है, इसमें भी हमें प्रारंभ से लेकर अब तक का अध्ययन है वो करना पड़ेगा। तो ए बी सी ये तीनों इससे संबंधित है। चौथा देख लेते हैं, किसी समय विशेष में सामाजिक घटनाओं के विवरण से। समय विशेष तो अब भी हो सकता है, अगर हम इसी समय विशेष की सामाजिक घटनाओं का विवरण दें तो हमें इतिहास को पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऐतिहासिक पद्धति लागू नहीं होती है। तो बी को छोड़कर यानी बी है वो राइट आंसर होगा। आगे है किसने सर्वप्रथम लक्षण विज्ञान, सुनंद्र शास्त्र को समाज में संकेत के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। तो जो साइन, संकेत, चिन्हों की बात है वो किया गया है सोसरे के द्वारा। आगे है 24 नंबर, पर्यावरणीय नारीवादी, पितृसत्तावाद एवं औद्योगिकवाद, पर्यावरणीय नारीवाद, पितृसत्तावाद एवं औद्योगिकवाद दोनों से मुक्ति के आधार पर प्रकृति के प्रति परम सम्मान के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो पर्यावरणीय नारीवादी है, ऐसा माना जाता है कि जो महिलाएं हैं वो प्रकृति के, पर्यावरण के अधिक नजदीक है। तो पर्यावरण नारीवादी ऐसे ऐतिहासिक प्राकृतिक समाज के युग में लौटने की बात करते हैं जहां प्रकृति और संस्कृति के मध्य सामंजस्य पाया जाता है, यानी प्रकृति की ओर लौटने की बात है वो इसमें की जाती है, क्योंकि प्रकृति, नारी ने अपने आप को प्रकृति के अधिक नजदीक है वो माना है। आगे है सूची ए का सूची बी के साथ में मिलान करना है। तो इमाइल दुर्खिम सामाजिक तथ्य है, मार्क्स है वो वर्ग संघर्ष है, मैक्स वेबर सामाजिक क्रिया, टालकट पार्सन्स पैटर्न वेरिएबल्स। तो अब इसको आगे देखने की जरूरत नहीं है। हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज के विकासवादी वर्गीकरण को प्रस्तुत किया है।
विकास के चरणों का सही अनुक्रम बताइए। तो स्पेंसर ने 4 भागों में समाज को विभाजित किया था। साधारण समाज बी, तो ए कट हो गया। फिर संयुक्त समाज, फिर दोहरा संयुक्त समाज, फिर तिहरा संयुक्त समाज। तो बी सी ए डी, बी सी ए डी, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब करवाए हुए हैं अभी तक जितने मैंने कहा है कि जैसे ये हो गए, तो ये अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन है। 1-2 क्वेश्चन ऐसे आए थे जो कि मैंने कहा कि ये अलग ही है पूर्ण रूप से। बाकी जो समाजशास्त्रीय बेस पे आए हैं वो सब अच्छे तरीके से करवाए हुए हैं। 27 नंबर है आकार्किक जनसांख्यिकी प्रमुख रूप से जनसंख्या परिवर्तन के सहघटकों के विश्लेषण और मापन से संबंधित रखती है। आकार की जनसंख्या यानी जनसांख्यिकी को हम 2 भागों में बांटते हैं, जिसमें एक सामाजिक जनसांख्यिकी और एक आकार की यानी जनसंख्या के आकार से, जनसंख्या के मापन से संबंधित है, जनसंख्या के मापन से संबंधित है। आगे है बी आर, इसके अंतर्गत मात्रात्मक विश्लेषण पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जाता है और इसके लिए गणितीय विधि अपनाई जाती है। तो बिल्कुल अपनाना पड़ेगा, ए और आर दोनों सही और एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं। 28 नंबर है कौन सा कथन सांस्कृतिक विविधता के संदर्भ में सत्य है। सांस्कृतिक विविधता यानी जब एक निश्चित भूभाग पर अनेक जाति, धर्म, संस्कृति, प्रजाति, जनजाति, भाषा, संप्रदाय के लोग रहते हैं तो उसे हम सांस्कृतिक विविधता कहते हैं, या इसे हम बहुलवादी समाज भी कह सकते हैं। तो भारत में एक ही प्रकार के सामाजिक समूह में निवास करते हैं, तो ये सांस्कृतिक विविधता नहीं है, ये सांस्कृतिक समानता की बात करती है। ऐसा है नहीं भारत में, भारत एक सांस्कृतिक विविधता वाला देश है। समुदाय सांस्कृतिक चिन्हों जैसे भाषा, धर्म, संप्रदाय, नस्ल, जाति द्वारा परिभाषित किए जाते हैं। तो भारत में अलग अलग समुदाय हैं, उनकी पहचान है वो अलग अलग है। विविधता शब्द समानताओं की बजाय अंतरों पर बल देता है। तो विविधता की बजाय, समानता की बजाय अंतर पे बल देता है। तो इसको भी हम मान सकते हैं। विविध प्रकार के समुदायों में किसी भी प्रकार के संघर्ष या प्रतिस्पर्धा उत्पन्न नहीं होती है। तो जहां विविध प्रकार के समुदाय होंगे तो उनमें कंपटीशन होगा, उनमें कन्फ्लिक्ट होगा। तो ये भी सही नहीं है। तो बी और सी है वो इसमें सही हो सकता है, लेकिन अगर हमें एक ही आंसर देना हो तो सांस्कृतिक विविधता की बात की जा रही है, तो ये जो सी कथन है वो विविधता की तो बात कर रहा है कि विविधता शब्द समानताओं की बजाय अंतरों पर बल देता है, लेकिन सांस्कृतिक विविधता की बात है वो इस सी में नहीं है। कहीं भी सांस्कृतिक विविधता शब्द का यूज नहीं हुआ है, तो ये भी कट हो जाएगा। राइट क्या बचेगा? बी बचेगा। डब्ल्यू रोस्तो के आर्थिक विकास के चरणों को बताइए। अब देखो ये ऐसा प्रश्न है जो मुश्किल भी है और आसान भी है। अगर किसी ने थोड़ा बहुत भी दिमाग लगाया है, नहीं पढ़ा है, तो भी इसका सही आंसर किया जा सकता है। जब आर्थिक विकास के चरण की बात आएंगी तो पहला चरण, दूसरा चरण, सबसे पहला चरण कौन सा होगा इनमें से? सबसे पहला चरण होगा परंपरागत समाज। नोट करना, आप यहां देखकर कहोगे कि ये तो बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, मुझे तो ये क्वेश्चन आता ही नहीं है, मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं है। लेकिन सबसे पहले कौन सा आएगा? सरल समाज, जटिल समाज, परंपरागत समाज, ये आते हैं। तो क्या आएगा? डी सबसे पहले आएगा। अगर हमारे ऑप्शन में डी होते ना, फिर हम कंफ्यूज होते कि पता नहीं कौन सा होता, लेकिन जब सबसे पहले ये आ ही गया तो उसके बाद
देख लीजिए, आगे किसी एग्जाम में आ सकता है, लेकिन अब इसमें देखने की जरूरत नहीं है। आंख बंद करके आप डी कर दीजिए, कोई गलत नहीं होगा। सबसे पहले लास्ट में क्या आएगा, उच्च उपभोग की अवस्था, जो अभी अमेरिका के अंदर आई है। फिर उड़ान के लिए पूर्व दशाएं, टेक, अवय, और फिर आर्थिक विकास के लिए उड़ान, फिर गति, और फिर अंतिम स्थिति। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जेंडर लिंग है, तो ये बार बार मैं बताता हूं कि लिंग को हम इंग्लिश में दो यूज करते हैं, एक जेंडर और एक सेक्स। तो सेक्स हमारी जैविक स्थिति को दर्शाता है, जेंडर हमारी सामाजिक स्थिति को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? सामाजिक स्थिति को दर्शाता है। आगे है कास्ट एंड ट्राइब्स ऑफ बंगाल, 1891 के लेखक कौन है? कास्ट एंड ट्राइब्स ऑफ बंगाल, तो ये लगभग 1891 में 1901, हर्बर्ट रिजले। कौन थे? हर्बर्ट रिजले थे, जो ब्रिटिश मानव शास्त्री थे और प्रशासक के रूप में इन्होंने भारतीय जाति व्यवस्था को समझने का प्रयास वो किया था। तो इनकी पुस्तक 1891 में आई थी, द कास्ट एंड ट्राइब्स ऑफ बंगाल, क्योंकि उस समय बंगाल ही उनके था। सूची ए का सूची बी के साथ मिलान करना है, तो अनोमी का कंसेप्ट अपने को पता है। इमाइल दुर्खिम ने दिया सिख भूमिका, रुग्ण भूमिका, बीमार भूमिका। पार्सन्स की है मल्टीपल मॉडर्निटी है, वो आइजेनस्टैंड की है। और टाइम स्पेस डिसोरिएंटेशन ये एंथनी गिडेंस की है। तो अब आगे देखने की जरूरत नहीं है। सिक रोल, रुग्ण भूमिका, बीमार की भूमिका 4, तो आप देख लीजिए 4, तो अब आगे देखने की जरूरत नहीं है। ये भी पता है अनोमी है वो इमाइल दुर्खिम की है, तो 3, केवल एक ऑप्शन में 3 आ रहा है। तो अब ये मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन जब ऑप्शन ऐसे हो तो हमारी चीजें, हमारा काम है वो आसान हो सकता है। और इनमें से मैं कह रहा हूं कि ये इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन हैं, बीच बीच में आ रहे हैं, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन अगर आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छी है समाज शास्त्र के प्रति, पढ़े हुए लिखा पढ़ा है आपने, नोट्स वगैरह बनाए हैं थोड़े बहुत, तो आराम से 100 में से आप 60 क्वेश्चन कर सकते हो। फिर आपके पास और 50 में से अगर 20 भी हो जाए तो 90 तक है वो आप इसमें कर सकते हो। आगे पार्सन्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक व्यवस्था की पूर्व प्रकार्यात्मक पूर्व अपेक्षाएं हैं? तो कुल 5 प्रकार की प्रकार्यात्मक पूर्व अपेक्षाओं की बात है वो इनके द्वारा, पार्सन्स के द्वारा की गई थी। तो सामाजिक व्यवस्था को अवश्य ही संरचनाबद्ध होना चाहिए व्यवस्था के लिए, अन्य प्रणालियों से समर्थन भी होना चाहिए, सहभागिता भी होनी चाहिए, व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लैंग्वेज भी चाहिए। शायद इसको अलग तरीके से उन्होंने 5 पूर्व अपेक्षाएं बताई थी, और मनुष्य के जो करता है उनकी आवश्यकताओं को पूरा भी होना चाहिए। तो इसको मैंने अभी नहीं देखा, लेकिन 5 पूर्व अपेक्षाएं बताई थी, और लगभग यही उनसे मिलती जुलती पूर्व अपेक्षाएं है। आगे है मैट्रिक्स मीन्स। मैट्रिक्स का मतलब क्या है, या लैंग्वेज में तो क्या होगा? फैमिली राइट। 34वें का बताइए राइट आंसर क्या होगा? फैमिली राइट, किंग्स राइट, मदर्स राइट, फादर्स राइट। तो क्या है? मदर्स राइट, माता के अधिकार। सभ्यता के संघर्ष के विचार को निम्नलिखित में से किसने लोकप्रिय बनाया? सभ्यता के संघर्ष के विचार में से किसने इसको लोकप्रिय बनाया? तो ये क्वेश्चन मैं एक बार एमसीक्यू में करवा चुका हूं। अब ये कुछ ऐसे होते हैं जिनको हमें रटना ही पड़ता है। तो ये है बी, सैमुअल
एटिंगटन के द्वारा ये करवाया गया है। आगे है मैनुअल कास्टेल के द्वारा के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था की वैश्विकता संबंधी प्रमुख विशेषताएं हैं। तो प्रमुख विशेषताएं क्या होगी? सबसे पहले ही देखो आप ऑप्शन क्या है। अगर आपने ऑप्शन अच्छे तरीके से पढ़े हैं ना तो आंसर बड़े आसान है, आंसर बड़े आसान है। तो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है कि विश्व के लिए चीजें हो। तो आप ऑप्शन को देख के बता सकते हैं। वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन होगा तो वैश्वीकरण में कमी आएगी। बाकी वैश्विक वित्तीय बाजार, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, अंतरराष्ट्रीय कानून, टेक्नोलॉजी, ये सब वैश्वीकरण वैश्विकता संबंधी प्रमुख विशेषताएं हैं। तो क्या होगा? बी। फिर भी अगर किसी को किसी पे डाउट लगता है, क्योंकि मैंने प्रारंभिक तौर पे देखा है, कल मैं पूरा का पूरा पेपर हल करूंगा और एक एक क्वेश्चन को गहराई से देखूंगा कि क्या कोई संभावना है वो बनती है चैलेंज करने की या नहीं बनती है। किसने माना कि सामाजिक संरचना में व्यक्ति का व्यक्ति के साथ सभी सामाजिक संबंध वास्तव में यथार्थ संबंध होते हैं? तो ये सामाजिक संरचना में दो लोगों ने सामाजिक संरचना को मूर्त माना है। एक नाडेल है जिसने भूमिका संबंधों की बात की है, दूसरे रेडक्लिफ ब्राउन है जिन्होंने व्यक्ति से व्यक्ति के साथ संबंधों को सामाजिक संरचना में तवज्जो दी है। तो क्या हो जाएगा? बी। आगे है सभी सच सैद्धांतिक रूप से पक्षपाती होते हैं, सभी सच अतः सामाजिक समूह के स्वार्थ और प्रकृति को दर्शाते हैं। ये किसका मत है? बी बिल्कुल राइट, कार्ल मेनहेम। किनका है? कार्ल मेनहेम का है। आगे है निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्रियों ने कर्षक असंतोष का विश्लेषण किया है? जो किसान आंदोलन है उनका विश्लेषण है वो उनके द्वारा किया गया है। तो ए.आर. देसाई ने मुख्य रूप से किया है, मार्क्सवादी आइडियोलॉजी के हैं। कैथरीन गफ ने किया है। एन.जी. रंगा तो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश से संबंधित थे, तो इन्होंने भी कर्षक असंतोष का वर्णन है वो किया है और उनका बहुत बड़ा योगदान है वो आजादी के समय भूदान आंदोलन में रहा है। हजमा अलवी ने किया है। एम.एन. श्रीनिवास एक प्रकार्यवादी सिद्धांतकार है, तो इन्होंने कर्षक असंतोष या किसान आंदोलन का वर्णन नहीं किया है। तो एम.एन. श्रीनिवास ने नहीं किया, ये अपने को पता है। तो क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब है 40 नंबर, कैलोरी अंतःग्रहण पंजीकरण उपस्थिति संज्ञात्मक कौशलों पर निम्नलिखित में से किस योजना का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है? तो ये शायद टीचिंग एप्टीट्यूड वाले से आया होगा। तो कैलोरी अंतःग्रहण यानी जिसमें खाना हो, उपस्थित यानी बच्चों की उपस्थिति जिससे बड़ी हुई हो। तो क्या होगा? ए मिड डे मील। तो आज अभी मैं 40 क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ, 60 क्वेश्चन है वो मैं कल करवाऊंगा। अभी मुझे एक क्वेश्चन पे डाउट है जिनको हम चैलेंज कर सकते हैं। अभी और बहुत सारे प्रश्न हैं और ये नहीं है कि पेपर बहुत आसान आया है, पेपर काफी मुश्किल है। और अभी तक जितने भी बीपीएससी और स्टेट के एग्जाम हुए हैं उनके लेवल से बहुत हाई लेवल का ये पेपर आया है। लेकिन ऑप्शन 5-7 ऑप्शनों पे अगर किसी ने गौर किया है तो अभी हमने 40 में से हमारे कुछ भी नहीं आते हुए भी हम केवल ऑप्शन देख के आंसर है वो कर सकते हैं। तो कभी भी ये मैं नहीं कहता कि
परफेक्ट हम बने, 100 में से 100 हमारे आने चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रत्येक एग्जाम में 10 से 15% है वो क्वेश्चन नए आते हैं जो किसी से भी नहीं होते हैं। अगर आपने मेरी क्लासेस रेगुलर लगाई है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आराम से ही आपका पेपर है वो निकल सकता है। जिसने भी लगाई है उसका निकलेगा भी। तो बाकी पे मैं चर्चा है वो कल करूंगा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।